नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट। कहते हैं इस क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग का कथन था कि शासक और जितने भी सरदार थे इस 1857 के तूफान में हमारे साथ बांध के समान खड़े रहे। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो ये तूफान एक ही लहर के अंदर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकता। इस टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति असफल रही। इन्हीं कारणों को हम आइए जानते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लैक ऑफ लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन। जितने भी राजा महाराजा थे उन सबको इससे पहले किसी भी प्रकार का युद्ध का अनुभव नहीं था और साथ ही साथ ये अपने क्षेत्र में ही लड़ाई लड़ रहे थे, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे। ये सबसे बड़ा इस क्रांति की असफलता का कारण था। साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि लैक ऑफ वेपन्स एंड अनस्किल्ड आर्मी। कहते हैं एक तरफ जितने भी इंडियंस थे उनके पास लड़ने के लिए वेपन्स ही नहीं थे और कहते हैं कि ये जितने भी सिपाही थे वो वर्दीधारी किसान थे। तो इसी वजह से इस क्रांति को मजबूती नहीं मिल पाती है। साथ ही देखने को मिलेगा लैक ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड द नेशन। जितने भी लोग थे वो केवल अपने और अपने शासक के लिए लड़ रहे थे, ना कि नेशन के प्रति। तो यह सबसे बड़ी कमी नजर आती है। और साथ ही साथ आगे बढ़कर जब देखते हैं तो लैक ऑफ सपोर्ट। जितने भी जमींदार, मनी लेंडर्स, इंटेलेक्चुअल क्लास, ट्रेडर्स एंड एजुकेटेड क्लास थे वो अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के साथ खड़े हुए थे और अपने ही लोगों के दुश्मन बने हुए थे। तो कहते हैं जब अपने ही गद्दार हो तो सफलता बहुत दूर नजर आती है। सो ये भी एक प्रमुख कारण था। साथ ही देखने को मिलेगा कि इस क्रांति की जो तीव्रता थी और आक्रामकता थी वो नॉर्थ इंडिया के अंदर ही देखने को मिलती है, इन क्षेत्रों के अंदर। बाकी जो क्षेत्र था मींस रेस्ट ऑफ इंडिया था वो इस क्रांति से अछूता ही रह गया। तो इसी के अंतर्गत इन सारे टॉपिक्स को हम आइए चलते हैं और विस्तार से जानते हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं, पहले पॉइंट को जानते हैं लैक ऑफ लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन। जब लैक ऑफ लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, कहते हैं कि 10 मई 1857 को जिस क्रांति की शुरुआत इस मेरठ छावनी से हुई थी सिपाहियों के द्वारा, ये अगले दिन 11 मई को कहां पर पहुंचते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं। अभी जो दिल्ली था, दिल्ली की बादशाहत अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के हाथों में थी। यहां पर देखने को मिलेगा कि जैसे ही सिपाही रेड फोर्ट के अंदर घुसते हैं तो स्वयं बहादुर शाह जफर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये रिक्वेस्ट करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, तो अंत में बहादुर शाह जफर रहनुमाई के रूप में जितने भी सिपाही थे उनकी बात मान लेते हैं। माना तो क्या था, बहुत बड़े असमंजस स्थिति में थे। सिपाहियों का इंटेंशन नहीं जान पाए थे। साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य की शोषणकारी नीतियों के कारण भी बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसा क्यों था मानसिंह सर? तो देखने को मिलता है कि बहादुर शाह जफर को वो पहले से ही सचेत कर चुके हैं कि आपके बाद कोई भी बादशाह नहीं रहेगा। साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि आप बादशाह नहीं रहोगे तो रेड फोर्ट को खाली कर दीजिएगा, और जब रेड फोर्ट भी नहीं रहेगा, बादशाह भी नहीं रहोगे, तो आपके सिक्कों पर आपका नाम भी नहीं रहेगा। अब ये सारा का सारा जो साम्राज्य है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ चुका है। इस वजह से अब ब्रिटिश क्राउन के नाम से ही सिक्के चलेंगे। तो इस वजह से इन शोषणकारी नीतियों के कारण जिस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य मुगल डायनेस्टी को कैप्चर कर रहा था, इसी डर के कारण बहादुर शाह जफर इन क्रांतिकारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये वाली बात देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही देखने को मिलता है कि लीडरशिप, इस वर्ड को जब जाकर देखते हैं तो एक और बात समझ में आती है कि एज ए रहनुमाई के रूप में बहादुर शाह जफर सिपाहियों को आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन जब अगर एक राजनीतिक के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में
तो इस प्रकार का इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था एक विशेषज्ञ रूप में जो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन को लेकर चल सके। जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो इनका उतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं था। अगर इनके सेनापति की बात करें तो स्वयं बख्त खां को इससे पहले किसी भी प्रकार के युद्ध लड़ने का अनुभव भी नहीं था। अगर इतिहासकार की बात सुने तो कहते हैं कि इससे पहले बख्त खां ने एक बिल्ली तक को नहीं मारा था। वो इस स्वतंत्रता संग्राम में इस संग्राम की मसाल को लेकर कैसे आगे बढ़ सकता था। मींस इस प्रकार की लड़ाइयां और स्ट्रेटजी प्लानिंग का किसी भी प्रकार का अनुभव न होने के कारण भी ऐसी स्थिति होती है। जब हम बात करते हैं कि अगर ये दोनों भी नहीं है तो इसके बाद इकोनॉमी की बात आती है तो अभी तक देखते हैं कि शाह का जलजला बहुत लिमिटेड हो गया था। इस वजह से इकोनॉमिक रूप से भी वो सिपाहियों की हेल्प नहीं कर सकते थे और केवल एक ही था कि उनके नाम से हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी हो सकती थी जो हुई। तो ये वाली बात यहाँ पर देखने को मिलती है दिल्ली के अंदर। अभी तक ये 10 मई के बाद 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और बहादुर शाह जफर का आशीर्वाद लेते हैं जो मिल जाता है। लेकिन जब 1857 की क्रांति का अंत होता है और अंत के बाद देखने को मिलता है जब सजा के लिए इनका केस चलता है तो वो स्वयं कहते हैं कि जिस प्रकार अंग्रेज इस क्रांति से अनभिज्ञ थे वैसे के वैसे ही बहादुर शाह जफर भी अनभिज्ञ थे। स्वयं उनकी बेगम है जो आगरा टेलीग्राफ करके कहती है कि यहां तो रिवोल्ट हो गया। तो सीधी सी बात वो खुद को बेगुनाह साबित करने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं यहां से रंगून भेज देता है जहां पर 1862 में इनकी डेथ हो जाती। तो ये वाली बात हमें देखने को मिलती है। कहते हैं इतने बड़े साम्राज्य के अधिपति होते हुए भी इन्हें किसी भी प्रकार की लीडरशिप या कोऑर्डिनेशन का अनुभव किसके पास, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास नहीं था और साथ ही साथ ये कैपिटल छोड़ के कभी भी बाहर नहीं गए। इस वजह से कोऑर्डिनेशन बाकी अन्य लीडर्स के साथ भी नहीं हो पाया। तो ये सबसे बड़ी कमी यहाँ पर नजर आती है। जब यहाँ से दिल्ली से हम अगर अवध चलते हैं अवध चलते हैं, यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा कि जो अवध बंगाल विजय से भारत विजय तक उस ब्रिटिश साम्राज्य की हेल्प करता आया था, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा था। अंत में 1856 के अंतर्गत इन लोगों ने अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में इंक्लूड कर लिया। इस वजह से अब अंतिम जो नवाब थे वाजिद अली शाह को कहां से, अवध से कलकत्ता भेज दिया। लोग रोना पीटना सब करते हैं लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के सिर में जूं तक नहीं रहती है। अब कहते हैं जैसे ही क्रांति की मसाल जलती है 57 के अंतर्गत तो इनकी जो वाइफ है बेगम हजरत महल अपने पुत्र ब्रिजेश कादिर के नेतृत्व में वो भी रिवोल्ट कर देती है। अब रिवोल्ट करती है तो इनका साथ देने के लिए तालुकेदार, पीजेंट और सिपाही भी आ जाते हैं लेकिन वो भी देखने को मिलेगा कि ये खुद बेगम होते हुए भी जो अपना दमखम खूब लगाती हैं, सिपाही भी साथ देते हैं लेकिन बहादुर शाह जफर की तरह इन्हें भी किसी भी प्रकार के युद्ध का अनुभव नहीं था और साथ ही साथ इनको भी कोऑर्डिनेशन नहीं करना आता था। ये केवल और केवल अवध की सीमा में रहकर ही लड़ाई कर रही है। अब ये बात यहां पर इनकी खत्म हो तो दिल्ली हो गया, अवध हो गया, फिर झांसी पे चलते हैं। अब ये यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए झांसी, ये वाला क्षेत्र। अब जब झांसी चलकर देखते हैं तो झांसी के अंतर्गत है कौन, रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई है वाइफ ऑफ गंगाधर राव। अब ये क्या हुआ कि क्यों इन्होंने रिवोल्ट किया, कि यहाँ पर देखने को मिलेगा कि गंगाधर राव थे, उनके कोई भी पुत्र नहीं था। इस वजह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव को जब एडॉप्ट करती है तो ब्रिटिश साम्राज्य इसकी परमिशन नहीं देता है। इसी के कारण ये
विद्रोह में शामिल हो जाती है, विद्रोह में शामिल होती है और पूरे दमखम के साथ ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेती है। लेकिन जो विद्रोह की तीव्रता थी वो केवल झांसी की सीमाओं में ही ज़्यादा देखने को मिली, इसके बाहर नहीं मिली। उसके कारण जो इनकी लिमिटेशंस थी वो देखने को मिलती है कि ये केवल झांसी की सीमा में ही रह पाए। केवल सिंधिया की कुछ सेना मिलती है, उससे ज़्यादा कुछ झांसी की रानी ने मतलब बाकी और सपोर्ट झांसी की रानी को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ इनका लड़ने का एक ही मकसद था, केवल झांसी की गद्दी को वापस प्राप्त करना। तो ये वाले देखने को मिलता है। केवल इनको छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ने का अनुभव था, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई, इतने बड़े साम्राज्य से लड़ने का कोई भी अनुभव नहीं था। ना कोई प्लानिंग थी, ना स्ट्रेटजी थी। इन सब की कमी के कारण झांसी की रानी भी असफल रहती है और अंत में रोज के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होती है। तो यहां पर अब तक देखा लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन की कमी आती है, वो की वही कमी हमें झांसी के अंदर आती है। ये जितने भी लीडर्स थे वो अपने क्षेत्र की सीमा में ही लड़ रहे थे और केवल अपनी गद्दी के लिए लड़ रहे थे, अपने स्वार्थों के लिए ही। अगर मैं बात करूं तो अपने हितों को ध्यान में रख के ही लड़ रहे थे। बाकी इनको बादशाह बहादुर शाह जफर से नहीं मतलब था, ना ही अवध की बेगम से मत, केवल मेरी गद्दी आ जाए, ठीक है। इस वजह से केवल अपनी टेरिटरी में ही लड़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। जब आरा के ठाकुर को चलकर देखते हैं तो यहां पर बिहार के अंदर देखेंगे तो स्वयं इनका देखेंगे कि इनकी उम्र 70 के आसपास थी। कहते हैं विचार और प्लानिंग तो थी, लेकिन यहां पर शरीर साथ नहीं दे रहा था उम्र के कारण। कहते हैं कि पहले ही एक पैर कब्र में लटका हुआ था, बुजुर्ग अवस्था में थे, सही बात है, इसी वजह से ऐसा बोल रहे हैं। तो उस वजह से ये लोगों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। ये ब्रिटिश साम्राज्य की शोषणकारी नीतियों के कारण ही ऐसा होता है। तो यहां पर ये देखने को मिला। जब चलते हैं तो कानपुर में जाकर देखते हैं तो यहां पर नाना साहब हैं, जिन्हें धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतिम पेशवा, जो मराठा पेशवा थे, उनके पुत्र थे। कहते हैं जैसे पेशवा जी की मृत्यु होती है, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो पेशवा को पेंशन मिला करती थी, उसको देने से मना कर देते हैं। इस वजह से ये भी विद्रोहियों के साथ शामिल हो जाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिली। तो इस प्रकार हमें देखने को मिलेगा कि ये एक बड़े परिवार या घराने के सदस्य तो थे, लेकिन इनके पास लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, विवेक और जो पॉलिटिशियंस मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, उस प्रकार की नीति का अभाव नजर आता है। जबकि इनके अपोजिट हम जाकर जब देखते हैं तो ब्रिटिशर्स थे, वो वेल प्लान्ड, वेल ट्रेन्ड और बहुत बड़े पॉलिटिशियंस थे। अगर मैं इसको वापस मिटाता हूं तो अब अच्छे से देखिएगा, ये तो इंडियंस का हुआ। जब ब्रिटिशर्स की चाल देखते हैं तो ये भारत को वापस जीतने के लिए तीनों ओर से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक तो कलकत्ता से, एक पंजाब से और एक मिडिल इंडिया की ओर से ये आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी के मैप को ही देख रहे हैं। तो यहां पर ऐसे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली को 2 ओर से जीता, बाकी क्षेत्रों को 3 ओर से आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके पास प्लानिंग है और साथ ही साथ में कूटनीतिक पॉलिटिशियन की तरह दिखा रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उनको झांसा भी दे रहे हैं, स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, साथ में मिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जब बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो सारे जितने भी ऑफिसर्स को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको और भी देखने को मिलेगा कि बाकी और चीजें जो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेटजी और सपोर्ट की जब बात आएगी तो न केवल इंडिया बल्कि इंडिया से बाहर भी इनको मिलेगा। इस वजह से इंडियंस की बजाय जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन बेहतर कंडीशन में था। इस वजह से ये लोग भारतीयों की बजाय ज्यादा सक्सेसफुल हमें नजर आते। फर्स्ट पॉइंट के बाद जब सेकंड पॉइंट के अंतर्गत चलते हैं तो देखने को मिलेगा लैक ऑफ वेपन्स एंड अनस्किल्ड आर्मी नजर आती है। तो जब हम इंडियंस को सबसे पहले देखते हैं, कहते हैं जिस राइफल का इन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया था, जो ब्राउन बेस राइफल की जगह इनके द्वारा जो एनफील्ड राइफल आई थी उसी का तो विरोध था, जो करंट प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है, जिसमें काऊ और पिग
कि फेट से यहाँ इसको चारों ओर से मतलब क्या ग्रेसिंग की जाती थी। उसी ग्रेसिंग के अंतर्गत देखने को मिलता है कि जब विद्रोह होता है तो ये सारे विद्रोही जब मेरठ से निकलते हैं तो सारी राइफल्स हो, एम्युनिशंस हो, हथियार हो, उन सबको वहां से लूट के अपने साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहते हैं लूट का सामान और जो बटोरा हुआ सामान कितनी देर तक चल सकता है। हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं जब देखते हैं तो यहां पर इनके पास तुरंत ही जल्दी से ही वेपन्स की कमी आती है। जब 1857 की क्रांति के खत्म होने के बाद जब रिपोर्ट आई तो सबसे ज्यादा जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो घायल हुए थे वो थे स्टोन और एरोस से, मतलब जो लाठी भाटा जो ट्रेडिशनल वे हुआ करता था प्राचीन काल में, तो उस वे से ये सबसे ज्यादा घायल हुए थे, ना कि वेपन से। तो डायरेक्ट हमें इन सिपाहियों के पास वेपन्स की कमी नजर आती है। जब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलकर देखते हैं अनट्रेन्ड आर्मी, अगर ब्रिटिश इतिहासकारों के रूप में देखने को मिलता है कि जब कहते हैं कि बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध हुआ करता था, और जितनी भी बात करें तो जितने भी हिस्टोरियन कहते हैं तो यहां पर देखने को मिलेगा कि जितने भी सिपाही थे ये वर्दीधारी किसान थे। तो वर्दीधारी किसान हुए तो इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उस क्षेत्र विशेष से संबंध था। तो जो भी असर होता, छुट्टी होती, वेतन होता, टैक्सेस होते, तो डायरेक्ट इन पे असर होता था उन सब का। तो इस वजह से जो जितने भी सिपाही थे ये विद्रोहियों के साथ सिपाही विद्रोह तो किए थे, लेकिन इसके साथ साथ आमजन भी इनके साथ शामिल हो जाता है। और जितना भी आमजन शामिल होता है वो क्या था? अनस्किल्ड था। जो आर्मी के रूप में तो आया था, लड़ाई करने तो आया था, लेकिन वो स्किल्ड नहीं था। और भारतीयों की बात करें तो इनके पास भी उतना प्रशिक्षण नहीं था जितना हम ब्रिटिशर्स को देखते हैं। ये पूरे ट्रेंड आर्मी थे। ट्रेंड की बात साथ में इनकी अगर इनसे कंपैरिजन हम करने चलते हैं तो इनके पास वेपन्स की कोई कमी नहीं थी। जितनी भी राइफल्स हो और जितने भी हथियार हो, इनको अगर कमी आती है तो ब्रिटेन की ओर से आसानी से सप्लाई हो रहे हैं। राजा महाराजाओं के पास है तो वो भी सप्लाई कर रहे हैं। जितनी भी गन हो, वेपन्स हो, और इनके द्वारा भी दबा के उन सभी गन्स का यूज किया जाता है जिसका विरोध ही क्रांति की शुरुआत थी। तो ये वाली बात जब चलते हैं वेपन्स और अनस्किल्ड आर्मी, तो इंडियंस के पास इसकी कमी नजर आती है। जबकि इधर ब्रिटिशर्स के पक्ष में आकर देखते हैं तो देखने को मिलेगा कि इन्हीं जो कमी थी इंडियंस की वही इनकी पॉजिटिविटी थी। वेपन्स की कमी नहीं थी और आर्मी स्किल्ड थी। और देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो इंडियंस भी थे वो अभी भी ब्रिटिशर्स की ओर से लड़ रहे थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर। तो कहते हैं कि अपने ही लोग अगर वहां पर हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। तो यही मेन कारण रहा। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ वेपन्स एंड अनस्किल्ड आर्मी, जो इनकी हार में एक और हार का कारण साबित हुआ। जब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलकर देखते हैं, लैक ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड द नेशन। अगर हम बात करें तो 1789 के अंतर्गत फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी, जो इसी नेशन को लेकर हुई थी। लेकिन अभी जो टाइम है यह 1857 है, लेकिन नेशन जैसी चीजों की हमें कमी देखने को मिलती है। सावरकर जी कहते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, हाँ शुरुआत जरूर थी और संग्राम भी था, लेकिन अभी भी लोगों के मन में और विचारों में नेशन जैसी टेस्ट की कमी। जो नेशन का फ्लेवर होता है वो फ्लेवर पूर्ण रूप से सभी जो रिवॉल्यूशनरी, जो राजा महाराजा रानीज हो, पीजेंट्स हो, तालुकेदार हो, उनके मन में नेशन जैसी फीलिंग बहुत कम थी। फीलिंग तो थी, वो केवल अपने क्षेत्र विशेष, अपने पद विशेष की ज्यादा थी नेशन विशेष के कंपैरिजन में। तो ये वाली बात आके चल के देख लेते हैं। लेक ऑफ नेशन स्पिरिट के अंदर द किंग्स ऑफ पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद हेल्प टू क्रश द रिबेलियंस। कहते हैं ये राजा महाराजा
केवल सपोर्ट तो कहां से करेंगे, विद्रोहियों को कुचलने का भी प्रयास कर रहे हैं, उल्टा उनके खिलाफ और जा रहे हैं। कैनिंग वंस इवन सेड, कैनिंग ने एक बार कहा था कि अगर ये राजा महाराजा, यहां पर पहले सिंधिया की बात कर लेते हैं, कि अगर सिंधिया झांसी की रानी के साथ या इस विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ता। मींस पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को पैकिंग करके वापस लंदन की ओर मुड़ जाना था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति लॉयल्टी दिखाते रहे। तो नेशन की तो बात ही अलग थी। सो अगर सेकंड पॉइंट कैनिंग का देखें तो यहां पर लॉयल्टी की अगर मैं और वेरीफाई करता हूं तो देखने को मिलेगा कि जो शासक और जितने भी जो जमींदार थे और रिच पीपल्स थे, एरिस्टोक्रेट थे, वो इस तूफान में बांध के समान हमारे साथ खड़े रहे। अगर वो साथ नहीं होते तो इस तूफान की एक ही लहर हमें उड़ाकर ले जाती और हमारा ये विस्तृत साम्राज्य हाथों से छिन जाता। तो ये सेकंड बात कौन कहते हैं, यही बात लॉर्ड कैनिंग जो तात्कालिक गवर्नर जनरल थे अपने शब्दों में बयां करते हैं। तो सीधी सी बात देखने को मिलेगी, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, सेपॉइज थे, जमींदार थे, ऑर्डिनरी मैन थे, एलिट क्लास थे, अभी भी नेशन के प्रति भक्त ना होकर ब्रिटिश साम्राज्य के भक्त ज्यादा नजर आ रहे हैं। और इंडियंस की जब बात करते हैं तो उतने यहां पर भी लोगों में, जब इंडियंस ही ये थे तो ये अपने इंडियंस के प्रति लॉयल्टी की ही कमी नजर आती है। नेशन तो कहां, अपने लोगों के प्रति ही ये बंदूक ताने हुए खड़े थे। तो ये तीसरा प्रमुख कारण रहा जो असफलता में बहुत रूप से कारगर रहा और अंग्रेजों की विजय का एक प्रमुख सपोर्ट था, कारण भी था। फोर्थ नंबर पर हम चलकर जब देखते हैं तो यहां पर देखने को मिलेगा लेक ऑफ सपोर्ट। अभी तक उनके खिलाफ खड़े हुए थे जमींदार देखें, मनी लेंडर्स देखें, इंटेलेक्चुअल देखें, ट्रेडर्स देखें, एजुकेटेड क्लास, ये जितने भी लोग थे अभी भारतीयों को सपोर्ट करने के बजाय ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि कैसे हुक और कुक ये जितने भी विद्रोही नष्ट हो जाएं, ये हार जाएं। अभी भी वो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जो स्वामी भक्ति है वह दिखा रहे हैं और विद्रोहियों को वो मतलब सिर्फ और सिर्फ डेविल जैसी अपनी बातें कहते हैं कि ये मतलब राक्षस जैसा बिहेवियर है, विद्रोही प्रवृत्ति के हैं, उनके प्रति किसी भी प्रकार की, भारतीय होकर भी भारतीयों के प्रति किसी प्रकार की सिंपैथी नहीं रखते हैं और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना निकाल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और कि ब्रिटिश साम्राज्य जीत जाए इन सभी से। तो अब कहें कि पूरा देश एक तरफ और कुछ जो देशभक्त एक तरफ, तो वो कहां से जीत पाते। तो यहां पर लैक ऑफ सपोर्ट मिलता है। और अगर यहां पर मैं ब्रिटिश साम्राज्य की बात करूं तो उन्हें इंडियंस के साथ साथ कॉलिन कैंपबेल की लीडरशिप में 54,000 आर्मी ब्रिटेन से आती है, साथ ही साथ वहां के हर प्रकार का सपोर्ट, भारतीयों के साथ साथ ब्रिटेन का हर प्रकार से सपोर्ट इन गवर्नर जनरल को मिलता है। सो ये वाली बात भी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो ट्रेंड आर्मी थी, ट्रेंड ऑफिसर्स थे, अगर बात करें हैवलॉक, आउटरम, हाँ हुरोज जैसे, ये इससे पहले भी इन्हें भाड़ लड़ने का भी अनुभव था। और जैसे ही कॉलिन कैंपबेल आते हैं वो भी तुरंत आते ही मैदान में उतर जाते हैं। इस वजह से भी इन लोगों के मध्य बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है ब्रिटिशर्स के मध्य कि ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश क्राउन हमारे साथ है, हमें डरने की क्या बात है। सो अभी भी वाइट मैन जो बर्डनशिप थ्योरी है उसको ये बुलंद किए हुए थे। सो ये वाली बात हमें देखने को मिलती। फिफ्थ पॉइंट, लिमिटेड एक्सपेंशन। कहते हैं इस क्रांति का जो विस्तार था बहुत ज़्यादा लिमिटेड हमको देखने को मिलता है। अगर मैप में चलकर देखें
तो मेरठ हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, झांसी हो, और कुछ बिहार के कुछ क्षेत्र अगर देखें, या फिर कुछ कलकत्ता तक भी अगर थोड़ा रहा तो वो देखें, तो इस प्रकार हमें नज़र आता है या तो नॉर्थ इंडिया या ऑलमोस्ट जो गैंगेटिक बेल्ट है इसी में इसका जो क्षेत्रीय विस्तार देखें, प्रभाव देखें, या क्रांति का जो झंडा है सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया के अंदर बुलंद किया। अगर हम बात करें यहाँ से नर्मदा नदी के नीचे जो पूरा का पूरा जो साउथ था वो इस क्रांति से अछूता ही रहा था। तो इस वजह से देखने को मिलता है कि इसका जो एक्सपेंशन है बहुत लिमिटेड था। ये भी एक कारण रहा था इस क्रांति के असफल होने का, जिसमें अगर हम देखें तो इन क्षेत्रों में राजस्थान के अलवर हो, कोटा हो, जोधपुर हो, तो ये प्रमुख मेन क्षेत्र हैं। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। साथ ही साथ देखने को मिलेगा इनके अलावा राजस्थान के अलावा दिल्ली, झांसी, पंजाब के कुछ क्षेत्र, यमुना दोआब, गैंगेटिक बेल्ट, वेस्टर्न बिहार, ये लिमिटेड क्षेत्रों में ही इस क्रांति की तीव्रता हमको देखने को मिलती है। बाकी क्षेत्र प्रे कर रहा है कि कैसे भी हो ये विद्रोही हार जाए। तो एक नहीं ये अनेक कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटिश साम्राज्य की विजय होती है, और जितने भी जो भारतीय नेतृत्व था, विद्रोही थे, जिन्हें हम देशभक्त माने या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माने, उन सब की हार होती है। लेकिन जब हम बहुत सारे इतिहासकारों का या उनका व्यू या उनका कंक्लूजन देखते हैं तो कुछ यहाँ सैनिक विद्रोह कहेंगे, कुछ यहाँ पर सभ्यता और बर्बरता के मध्य लड़ाई कहेंगे, एच.एल. रसेल भी कुछ कहेंगे, डिजरेली कुछ कहेंगे। तो इस प्रकार सभी का जब व्यू जानते हैं और हम कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं तो मैं एक ही शब्दों में कहना चाहूँगा, जब हम विद्रोह की समीक्षा करते हैं अंत में देखने को मिलता है, हो सकता है विद्रोह का जो विस्तार था वो सीमित था, हो सकता है विद्रोह में बहुत ज़्यादा लोगों का समर्थन नहीं मिला, हो सकता है लैक ऑफ लीडरशिप और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, हो सकता है लॉयल्टी नहीं थी, नेशनलिज्म नहीं था। लेकिन इन सभी बातों के बाद भी देखने को मिलता है इसकी तीव्रता, और ब्रिटिश अधिकारियों के जो व्यू को जानने को मिलता है तब समझ में आता है कि ये बहुत कुछ था। अगर किसी भी प्रकार का इन्हें थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिला होता तो यहाँ से ये ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकते। और साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो कभी भी या कहीं पर भी किसी भी आंदोलन की शुरुआत एक विशेष वर्ग के द्वारा ही की जाती है, और धीरे धीरे कहते हैं कोई नदी जब निकलती है तो एक ही धारा निकलती है, और धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती है अनेक धाराएं साथ में जुड़ती जाती है और वही नदी एक विशाल रूप धारण करती है। यहाँ पर भी वैसा ही था। कहते हैं शुरुआत सिपाहियों के द्वारा की गई, लेकिन राजा महाराजा जितने भी लोग ब्रिटिश साम्राज्य की शोषणकारी नीतियों से प्रताड़ित थे वो इस आंदोलन को ज्वाइन करने लगते हैं। और ये वैसे ही था जैसे गांधी जी के आगे चलकर आंदोलन हो, वहाँ पर भी चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, उसका भी बहुत सारे लोग थे वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रीयता थी। कहीं न कहीं यहाँ पर भी उन आंदोलन की अभी जो पौधा निकला था बीज से, यही आगे चलकर वृक्ष का इसी ने निर्माण किया। यहाँ से ही लॉयल्टी की बात करें या नेशनलिज्म की बात करें, ये इसी की शुरुआत यहाँ से होती है। साथ ही साथ 1857 की क्रांति ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सबसे बड़ा बल प्रदान किया। तो ये सभी बातें मिला जुला कर कहते हैं। तो इसमें अगर भारतीयता की बात करें तो कहीं न कहीं तो अपना तो था, क्योंकि ये भारत से नहीं एक विदेशी साम्राज्य से लड़ रहे थे। तो इन बहुत सारे लीडर्स के मन में इन फिरंगियों के प्रति, जो इनकी शोषणकारी नीतियों के प्रति घृणा तो थी, और ये एक साथ इसी कारण ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आए थे।
हो सकता है समय से पूर्व हुई, हो सकता है प्लानिंग नहीं थी। तो इन सभी कारणों को अगर साइड में रख के देखते हैं तो भी इसमें भारतीयता और इन लोगों की एकजुटता भी नजर आएगी। तो इन सभी के साथ हमको देखने को मिलता है और ये पूरा चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। जितने भी हमारे 5 से 7 वीडियो इस चैप्टर के दौरान आए उन सबको आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आई बटन के थ्रू भी आप देख सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी क्लास 12th का सिलेबस है, 12th NCERT हिस्ट्री को वीडियोस के थ्रू 1 बाय 1 टॉपिक को क्लियर कर ले, और क्लियर ही कर रहे हैं और सारे अपलोड कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो देखिएगा, और अपना कोई विचार हो, सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और आपका सजेशन और विचार ही हमें आगे बढ़ने के लिए और आप जैसे बच्चों की हेल्प करने के लिए प्रेरणा देगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।